नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 45 मिनट बचा रहे हैं। इसी वीडियो को लोग 1 घंटे में डिलीवर करते हैं, हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के आसपास डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, रिवीजन सब कुछ यहाँ पर होता है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर ऑन फाल्गु रिवर। तो फाल्गु रिवर पर किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्गेस्ट रबर डैम डेवलप होकर इनॉग्रेट किया? तो आपको बता दूं, बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज वॉन द फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी इटली की कारों की रेस ऑर्गेनाइज हुई। अब उस कारों की रेस में इटली की जीत किसने दर्ज की? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, रेडबुल चलाते हैं, इनके द्वारा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 रेस को हटा दीजिए तो बाकी जितनी भी रेस हुई हैं वो इनके द्वारा ही जीती गई। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, जिन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। आपको बता दूं, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो इस साल जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई उनमें से 5 ग्रैंड प्रिक्स को हटाकर बाकी सारी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। कौन कौन सी? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन, एमिलिया रोमांगना, सऊदी अरेबियन, अजरबैजान, कनेडियन, अजरबैजान दोबारा से हो गया, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, उसके बाद हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को इनके द्वारा अभी तक जीता गया है। 5 रेस कौन कौन सी हैं? तो एक है स्पेन की, जो सेज के द्वारा जीती गई। किसके? सेज के द्वारा। और आपको बता दूं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता। और 3 ग्रैंड प्रिक्स, 2 तो वो प्लेयर हो गए, एक तो सेज और एक सर्जियो पेरेज, और 3 यहाँ पर ये प्लेयर हैं, इनका नाम है चार्ल्स लेक्लेयर, जो कि चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा 3 रेस इस साल की जीती गई। कौन सी? ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन, साथ साथ बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, ये 3 ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। तो बहुत आसानी से आप आंसर दे पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज लेटेस्ट बुक क्रिम्सन स्प्रिंग लॉन्ग लिस्टेड फॉर द 2022 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। मैं 100% श्योर हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए, आपका जब 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्रिम्सन स्प्रिंग को लॉन्ग लिस्टेड किया गया है, मतलब नामित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है JCB पुरस्कार के लिए। और इसको किसने लिखा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखा था नवतेज सरना ने। किसने? नवतेज सरना जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, JCB प्राइज़ के लिए इसको सूचीबद्ध किया गया, इसको नॉमिनेट किया गया। तो याद रखिएगा, नवतेज सरना जी के द्वारा क्रिम्सन स्प्रिंग को लिखा गया, जो कि JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए नामित की गई। और जलियांवाला बाग मैस्करस के बारे में इसमें डिस्कशन हुआ है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी अमृतसर में। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हिंदी राइटर है डॉक्टर असगर वजाहत, उनको 31 व्यास सम्मान मिला है। एंजेला मर्केल, जिनको यूनेस्को पीस प्राइज मिला है। लिबर्टी मेडल 2022 का यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला है। सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। रामधर सिंह, जो कि पहले इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं
जिनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारत और अमेरिका की आर्या वाल्वेकर, जिनको मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब मिला है। दलाई लामा जी को लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। बिहार में लंगत सिंह कॉलेज है, उसकी एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो एग्ज़ाम 4th फेज़ में और 4th फेज़ के बाद जो 5th फेज़ में हुबली का होगा, अगर आपका एग्ज़ाम उनमें है तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको बता दूं, उस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अफेयर से, काफ़ी का मतलब 95% क्वेश्चंस, अगर आपने हमारी वीडियोस फॉलो कर रखी है लास्ट ईयर से लेकर जुलाई से लेकर अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस, तीनों का कलेक्शन हमने, बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें डाला है। तो आप इसे परचेज कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द said to be the appointed as the 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो किसको, कौन चुने गए हैं 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में? भारत के सबसे बड़े, भारत सरकार को जो मतलब कोर्ट वगैरह के सारे काम काज में यही लीड करते हैं भारत सरकार को, अटॉर्नी जनरल। तो एडवाइज़र हैं ये। और आपको बता दूं, न्यायिक एडवाइज़र के रूप में भारत सरकार के सबसे बड़े मतलब पद है ये। और इनको ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। प्रेसिडेंट साहब जी के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और आपको बताओ 14वें नंबर के हैं, ये याद रखना है। और इनका नाम है क्या, तो नाम इनका है मुकुल रस्तोगी। क्या, मुकुल रस्तोगी, याद रखिएगा। सीनियर एडवोकेट है मुकुल रस्तोगी जी को, जो कि ऑलरेडी इस पद पर 2014 से 2017 तक काम कर चुके हैं। और आपको बता दूं, ये के वेणुगोपाल जी की जगह लेने वाले हैं, ठीक है। और अब ये 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल भारत के हो जाएंगे। तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, DY चंद्रचूड़ जी को नालसा का चेयरमैन बनाया गया। BK त्यागी जी को CMD बनाया गया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह जी को बनाया गया। और आपको ये ऑलरेडी हैं और इनको टीवी संसद का चार्ज भी दिया गया, मतलब CEO के पद पर एडिशनल चार्ज के रूप में इनको दिया गया है। गोलकीपर है कल्याण चौबे, जिनको AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चीफ बनाया गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव को इंटरिम न्यू चेयरमैन बनाया गया ONGC का। नागेश सिंह को इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया थाईलैंड में। समीर V कामत जी को DRDO का चेयरमैन बनाया गया। के सुब्रमण्यम जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया भारत के लिए IMF में। विक्रम दराइस्वामी को यूके का भारत के लिए हाई कमिश्नर बनाया गया। बिल गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, व्हेन वाज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड। तो पहला चिकित्सा दिवस, तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दूं, ये मनाया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2 सितंबर जो पड़ा है वो 10 सितंबर को पड़ा है। तो याद रखिएगा, सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाते हैं। इसको रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो रिसेंटली में जो भी डे हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा है हमने, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से लेकर 7 सितंबर तक ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को। 5th राष्ट्रीय पोषण माह 1 से लेकर 30 सितंबर को। नेशनल टीचर्स डे हमने 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हमने 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया।
इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई हमने 7 सितंबर ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल लिटरेरी डे हमने 8 सितंबर को। हिमालयन दिवस हमने ऑब्जर्व किया 9 सितंबर को। और आपको बता दूं 9 सितंबर को क्यों ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा 9 सितंबर को ही अनाउंस किया गया और उसी स्टेट के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हमने 10 सितंबर। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी हमने 10 सितंबर को। और नेशनल फॉरेस्ट मार्टिन डे हमने 11 सितंबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन। तो कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबानी करेगा? तो आपको बता दूं ये मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा? कोटा के द्वारा। तो कोटा याद रखिएगा राजस्थान में अवेलेबल है। तो राजस्थान के कोटा में डिफेंस MSME कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेशनल लेवल का होगा। 2 दिन के अंतराल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, याद रखिएगा। तो कोटा राजस्थान में ये ऑर्गेनाइज होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच सिटी। तो PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आप कहोगे ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में। तो याद रखिएगा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कराया गया। अहमदाबाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाई है। याद रखिएगा पूछा जा सकता है। और इसमें सबका प्रयास और सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हर स्टेट के लिए कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ दी हैं इनके द्वारा, जिससे कि जो भारत का जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर किया जा सके। आपको बता दूं गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। आगे बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर ले। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों अध्यक्षता कर रहे हैं? और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन आपको बता दूं नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। साथ साथ इन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज संभाल रखी हैं। अभी रिसेंटली में जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पर पूछा भी गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ये सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में हो रहे हैं। बात करें ये चुनकर कहाँ से आए हैं, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से ये सांसद हैं लोकसभा में। अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्मी हॉस्पिटल ऑफ विच सिटी ओपेंड द अर्ली इन्वेंशन सेंटर प्रयास। तो किस शहर के सेना अस्पताल ने प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र जिसका नाम प्रयास रखा गया है वो खोला है? तो आपको बता दूं आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ऐसा हुआ है। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि आर्मी ने अपने किस हॉस्पिटल में जो अर्ली इन्वेंशन सेंटर है खोला है, तो न्यू दिल्ली। क्या नाम है उसका? प्रयास नाम है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आपको बता दूं आर्मी के इस समय पर 29 नंबर के हेड है जनरल मनोज पांडे जी। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर आयुर्वेदा डे 2022? तो आयुर्वेदा डे की थीम क्या है? तो आपको बता दूं तो इसकी थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेदा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन मैंने कंफ्यूजिंग टाइप के ही बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आयुर्वेदा है वो आता है आयुष के अंतर्गत। और इस डे को हम कब ऑब्जर्व करेंगे? तो 23 अक्टूबर को पूरे वीक में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आयुर्वेदा डे को हम उस टाइम पर
मतलब अपने यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इस समय पर आयुष मिनिस्टर कौन है, जो कि आयुष मंत्रालय ही आपको पता होगा कि आयुर्वेदा और यूनानी, होम्योपैथी, इन सारे डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं। तो आपको बता दूं आयुष मंत्रालय इस समय पर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज टोकनाइज्ड 14 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन लाइन विद आरबीआई मंडेट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो सूचना सुरक्षा के लिए आरबीआई के आदेश के अनुरूप किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने अपने प्लेटफॉर्म पर 14 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकन दिया है? तो आपको बता दूं ये किसके द्वारा किया गया, तो फ़ोनपे के द्वारा भी रिसेंटली में किया गया। फ़ोनपे में काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और यूज़ आसान है इसका, मतलब बाकियों का भी आसान है, लेकिन फ़ोनपे का भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल ये काम कर रहा है, इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स की ग्रोथ बढ़ी है। तो आपको बता दूं फ़ोनपे ने 14 मिलियन क्रेडिट डेबिट कार्ड कि जो अपने प्लेटफॉर्म पे आरबीआई की जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको टोकनाइज किया है। तो याद रखिएगा वॉलमार्ट के द्वारा इस कंपनी को, फ़ोनपे को बैक किया जा रहा है। वॉलमार्ट मतलब आप कह सकते हैं पेरेंट कंपनी है इसकी। तो फ़ोनपे के सीईओ हैं समीर निगम और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।